नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अकेडमी में। हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जो आगामी परीक्षाएं हैं हिंदी की जो भी आने वाली हैं, विशेषकर इसमें यूपी, टीजीटी, पीजीटी की जो परीक्षा होने वाली है फरवरी और मार्च में। इसके अलावा जो है एमपी ग्रेड 1 की परीक्षा होने वाली है अभी हाल फिलहाल में, और उसके बाद एनईवीएस के जो अभी हाल में ही वैकेंसीज आई हैं उनकी परीक्षा होने वाली है। तो उन सभी के लिए हम लोग जो है स्पेशल वीडियोस यहाँ पर डाला करेंगे जिसके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मेन टॉपिक्स होंगे जहाँ से क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं और जो टॉपिक्स हमें डिटेल में जानने पड़ेंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस जो वीडियो है ये वीडियो है स्पेशल 80 क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उनको कलेक्ट किया है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत तक जो है आप लोग बने रहिए। वीडियो का एक भी क्वेश्चन आप लोग अगर स्किप करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर बने रहिए वीडियो के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंत्र कविता किसकी है। तो ये जो मंत्र कविता है ये है नागार्जुन की। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही होगा, बहुत ही ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर मंत्र कविता की बात कही गई है इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर बात करता है कि मंत्र जो है वो कहानी किसकी है तो मंत्र कहानी है प्रेमचंद की। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और वो आपके साथ जो है थोड़ा सा दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होते हैं तो आंसर वहां पर गलत लगा देते हैं। तो इसको याद रखना है आपको। मंत्र कविता की बात करेगा तो वो है नागार्जुन, अगर मंत्र कहानी की बात करता है तो वो है प्रेमचंद जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है शासन की बंदूक। देखिए शासन की बंदूक इसका है, ये भी जो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नागार्जुन जी की रचना है शासन की जो है बंदूक। उसके बाद अगला आ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा अकाल और उसके बाद। तो ये जो अकाल और उसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण है नागार्जुन जी की, याद रखनी है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है। देखिए अकाल और उसके बाद जो कविता है उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा चित्रण जो है नागार्जुन जी ने किया है अकाल का। उन्होंने कहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो ये जो है आपको याद रखना है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, और कई दिनों तक छिपकलियों की लगी भीत पर गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस प्रकार से जो है वो अकाल का वर्णन वहां पर किया है। ये मैंने आपको पंक्तियां इसलिए बता दी क्योंकि कभी कभी पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं कि किसकी हैं, तो आपको याद रखना है अकाल और उसके बाद जो है ये पंक्तियां हैं नागार्जुन की हैं। उसके बाद देखिए कनुप्रिया पे हम लोग आ जाते हैं। कनुप्रिया जो है वो किसकी है, ये है धर्मवीर भारती। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर्मवीर भारती की है कनुप्रिया। कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं अंधा युग। देखिए अंधा युग किसकी है, अंधा युग जो रचना है वो है धर्मवीर भारती की। तो इसको भी याद रखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं धर्मवीर भारती पर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जो है एक भी आपका हिंदी का ऐसा एग्जाम आपको नहीं मिलेगा जहां पर जो है धर्मवीर भारती का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो आपको याद रखना है, देखिए कनुप्रिया आपको याद रखना है और धर्मवीर भारती का अंधा युग आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है गुनाहों का देवता, देखिए गुनाहों का देवता पूछता है तो किसका है, वो है धर्मवीर भारती जी का। इसके अलावा सूरज का 7वां घोड़ा, ये दोनों और आपके लिए इंपोर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए कौन कौन से हो गया आपके लिए, कनुप्रिया हो गया, अंधा युग हो गया, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, ये है धर्मवीर भारती की रचनाएं, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गीत फरोश। देखिए गीत फरोश के जो है रचनाकार कौन है, वो है भवानी प्रसाद मिश्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। अगला है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी जो कविता है वो किसकी है, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान की। आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान की है झांसी की रानी। इनकी ये कविता भी बहुत ज्यादा फेमस कविता है, सभी को आप लोगों ने पढ़ी होगी जरूर छोटी क्लासों में, 6ठी 7वीं 8वीं कहीं ना कहीं पर। तो इनकी कविता के जो कुछ पंक्तियां वो ऐसी हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो झांसी वाली रानी जो है, झांसी की रानी, आपको याद रखना किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है मधु कलश। देखिए मधु कलश और मधुशाला ये किसकी है, ये है हरिवंश राय बच्चन का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 सही और दूसरे वाले ये मधुशाला के लिए वो ऑप्शन 1 यहाँ पर
सही हो जाएगा। तो दोनों ही जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है चित्ररेखा, तो चित्ररेखा किसकी है? ये है राम कुमार वर्मा, याद रखें राम कुमार वर्मा की है ये। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरायण, देखिए उत्तरायण रचना किसकी है? तो उत्तरायण रचना है राम कुमार वर्मा की, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा, याद रखना है आपको। आंगन के पार द्वार, देखिए याद रखें आप, आंगन के पार द्वार मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है अज्ञे जी की, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लगभग 80 से 90% जो एग्जाम होते हैं उनमें ये रचना पूछी जाती है, आंगन के पार द्वार। तो आप लोग याद रखें किसकी रचना है, ये अज्ञे जी की रचना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा एक फूल की चाह। देखिए मैंने आप लोगों को अभी शुरू में भी बताया था कि आप लोगों के जो दिमाग है उसके साथ खेला जाता है बहुत ज्यादा। परीक्षा के अंदर जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा सेट करता है, वो क्या सोचता है कि आप लोग जो आपने ज्यादा पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के साथ ऐसा किया जाता है। जैसे कि ये दे दिया कि एक फूल की चाह, अब एक फूल की चाह जो है, और ऑप्शन में वो जरूर होता है जो हमने पढ़ा हुआ होता है, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए एक फूल की चाह, अगर हमको इसका आंसर नहीं पता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, इसका माखनलाल चतुर्वेदी लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि पुष्प की अभिलाषा। देखिए पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, याद रखना है पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगर बात करते हैं एक फूल की चाह, तो ये जो कविता है ये किसकी है? ये है सिया रामशरण गुप्त की, याद रखें सिया रामशरण गुप्त की जो है ये रचना है। और अगर पुष्प की अभिलाषा आता है तो है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। तो माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है पुष्प की अभिलाषा, वो बहुत ही ज्यादा फेमस कविता है, तो इसलिए हम लोग जो है उसी को हमेशा लगा देते हैं, तो इसको याद रखना है हमें। उसके बाद अगला जाता है अर्धनारीश्वर। देखिए अर्धनारीश्वर किसकी है रचना? ये है दिनकर जी की। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर, ये जो रचनाएं हैं वो हमेशा कंफ्यूजन जो है क्रिएट करने के लिए दी जाती हैं हम लोगों को, ताकि जब बच्चा एग्जाम में बैठे तो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है हो जाए, बच्चे को कंफ्यूज हो जाए, और वो जो है इसी का फायदा उठाना चाहता है। देखिए अर्धनारीश्वर किसकी है? वो है दिनकर जी की। लेकिन इसी से मिलती जुलती हम लोग ने पढ़ रखा है, देखिए अर्ध कथानक, आपको याद रखना है, देखिए अर्ध कथानक और अर्धनारीश्वर दोनों अलग अलग हैं। अर्धनारीश्वर की बात होती है तो दिनकर जी की, अगर अर्ध कथानक की बात होती है तो वो है बनारसी दास की जो है आत्मकथा। ये आपको याद रखनी है जरूर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों की दोनों। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिए रसवंती, तो रसवंती किसकी है? तो रसवंती भी जो है वो है दिनकर जी की। यहाँ पर आपको याद रखनी है रसवंती किसकी है? दिनकर जी की है। और थोड़ा सा इस पे हम लोग रुकते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ से जो है दिनकर जी से क्वेश्चन जो है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो है बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपसे। देखिए पहली जो रचना इनकी इंपोर्टेंट है वो कौन सी है? वो है रश्मि रथी, याद रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 90% जो एग्जाम्स होते हैं उसमें रश्मि रथी जो है वो पूछा जाता है। और रश्मि रथी रचना किसकी है? आपको याद रखना है दिनकर जी की है। ये पूछा जाता है कि रश्मि रथी का जो है वो पात्र कौन है? तो इसका जो मुख्य पात्र कौन है रश्मि रथी में? वो है कर्ण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो दूसरी रचना है इनकी इंपोर्टेंट, वो है परशुराम की प्रतीक्षा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम से पूछी जाती है, परशुराम की प्रतीक्षा। ये दोनों आपको जरूर याद रखनी है। इसके अलावा देखिए जैसे रसवंती है, रसवंती की तरह प्रभांक हो गया, रेणुका हो गया, हुंकार हो गई, ये इनकी और अन्य रचनाएं हैं। लेकिन आपको रश्मि रथी और परशुराम की प्रतीक्षा ये दोनों बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, आपको हमेशा इनको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कुकुरमुत्ता पूछा है, किसकी रचना है? देखिए कुकुरमुत्ता है निराला जी की रचना, तो आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है। और उसके बाद बात करते हैं अनामिका। देखिए अनामिका रचना किसकी है? अनामिका भी जो है वो है निराला जी की। तो यहाँ पर जो है निराला जी से जो क्वेश्चन जो है जहां से बनता है, देखिए कुकुरमुत्ता भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनामिका भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है तुलसीदास, देखिए ये रचना याद रखें, तुलसीदास रचना अगर पूछी जाती है किसकी है, तो तुलसीदास किसकी है? वो है निराला जी की। तुलसीदास नाम से जो है रचना की है निराला जी ने। इसके अलावा जूही की कली पूछी जाती है, वो किसकी है? निराला जी की। नए पत्ते निराला जी की। तो ये आपको याद रखनी है, तुलसीदास, जूही की कली, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अनामिका, ये इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम कामायनी। अगला क्वेश्चन जो है कामायनी जो है वो रचना किसकी है? कामायनी रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। तो ये जो जयशंकर प्रसाद की रचना है ये पूछ लिया जाता है कामायनी के संदर्भ में कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें कुल मिला के हैं 15 सर्ग। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कामायनी से, तो इसके जो क्रम लगाने के लिए कभी कभी आ जाते हैं, जो इनके सर्ग हैं ये पूछ लिया जाता है कि
कौन से सर्ग के बाद जो है कौन सा सर्ग आता है, तो उसके लिए आपको क्रम याद होना चाहिए। तो कामायनी के जो हमारे सर्ग हैं 15 के 15, उनके लिए मैं अलग से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। पूरे के पूरे जो 15 सर्ग हैं उनको आप लोगों को याद कराऊंगा ट्रिक के साथ में, किस प्रकार से आप उनको याद रखेंगे। अगर एक के बाद आप ट्रिक से याद रख लेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी कि कोई सा भी अगर वो पूछता है कि कौन से सर्ग के बाद क्या आएगा, तो आप आसानी से वहां पर बता पाएंगे। तो कामायनी के सर्ग हम लोग जो है वो अलग से देख लेंगे। तो आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसमें जो कुल सर्गों की संख्या है वो है 15। चलिए अब बात करते हैं आंसू। आंसू किसकी है? देखिए आंसू भी जो रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, आपको याद रखना है। और आंसू के संदर्भ में आपको एक चीज याद रखनी है कि आंसू को कहा जाता है हिंदी का मेघदूत। अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? वो होगा आंसू यहाँ पर। उसके अलावा देखिए दिनकर, माफ कीजिए, उसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी की जो और रचना है वो कौन सी है? उर्वशी इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। करुणालय इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। लहर और झरना, ये 4 रचनाएं और आप लोगों को इसके अलावा याद रखनी है जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा 20वां है वो है मैथिली शरण गुप्त। देखिए भारत भारती पूछा है उन्होंने, तो भारत भारती जो रचना है वो किसकी है? वो है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन यहाँ पर 2 हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए अब मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। ये रचना भी देखते हैं पहले। साकेत रचना जो है वो पूछा किसकी है? तो वो साकेत रचना भी है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो यहाँ पे ये दोनों रचनाएं आप लोगों को याद रखनी है। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। साकेत रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। देखिए अब भारत भारती जो रचना है, इस रचना के आधार पर ही, इस रचना के लिए ही जो है इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। आपको याद रखना है राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, राष्ट्रकवि के नाम से कौन विख्यात है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी, ये याद रखना है। दूसरा, इन्हें ये उपाधि राष्ट्रकवि की किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए जो हमारे राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग का तुलसीदास, ये आप लोगों को याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों ने भी पढ़ी है, देखिए भारत भारती इंपोर्टेंट रचना है, साकेत इंपोर्टेंट रचना है, इनकी पूछी जा सकती है परीक्षा में। इसके अलावा जो पूछी जा सकती है एग्जाम में आपसे वो है देखिए रंग में भंग, जयद्रथ वध और यशोधरा। ये जो रचना है ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है मैथिली शरण गुप्त जी की, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए दोस्तों, एक तो आपको क्या करना है कि एक भी क्वेश्चन जो है इस वीडियो का स्किप नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे जितनी भी आपको वीडियोस मिलने वाली हैं आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ में बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आप लोगों को सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो पता लगे। और साथ में आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्शन होगी आपकी, जितनी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे से, उन सभी की डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिंक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो मैंने पहले बहुत सी कराई हुई है आप लोगों को। उनकी डिस्क्रिप्शन जो है मैं बता दूंगा, उसके अंदर दे दूंगा 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियोस की, जो आप लोगों के लिए जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे उनसे रिलेटेड होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होंगी। और साथ में आप लोग जो है आई बटन चेक कर सकते हैं। आई बटन आप लोगों का ऊपर आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी, और वो दोनों की दोनों वीडियो आई बटन में भी मिल जाएंगी आपको और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं देखिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है देखिए चौखे चौपते, ये पूछा है चौखे चौपते जो है वो रचना किसकी है? तो ये जो रचना है वो किसकी है? ये है हरियोत जी की, याद रखेंगे हरियोत जी की है। और इसके अलावा देखिए चुभते चौपते, चौखे चौपते, ये दोनों रचना किसकी है? हरियोत जी की है। उसके अलावा देखिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है जो हरियोत जी की बार बार पूछी जाती है परीक्षा में, वो कौन सी है? वो है प्रिय प्रवास। देखिए प्रिय प्रवास जो है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग 90% एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रिय प्रवास रचना किसकी है, तो आंसर होगा उसका हरियोत। और अगर पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है प्रिय प्रवास को। तो ये आपको याद रखना है, इसके संबंध में जरूर मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा हरियोत जी की जो इंपोर्टेंट रचना है उसमें परिजात को आप याद रखें, वैदेही वनवास, इसको याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देखिए प्रेम प्रताप। तो प्रेम प्रताप जो है वो रचना किसकी है? ये भी हम लोगों को याद रखना है।
प्रेम प्रताप, तो ये है भारतेंदु जी की। उसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, वो है रस विलास। देखिए रस विलास जो है रचना किसकी है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर 3 सही हो रहा है, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो बैनी जी की ये रचना है रस विलास। उसके अलावा आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो रस विलास है एक ऐसी रचना है जो कि अन्य कवियों के द्वारा भी इस नाम से रचना लिखी गई है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। देखिए रस विलास जो हमारी जो रचना है वो है चिंतामणि जो कवि हैं उनके द्वारा भी लिखी गई है, और जो देव कवि हैं उनके द्वारा भी लिखी गई है। तो आपको याद रखना है रसविलास अगर पूछा जाता है ऑप्शन में, इनमें तो कोई सा भी मिलता है, चिंतामणि, देव, तो वो भी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए गंगा लहरी, ये रचना किसकी है, पद्माकर जी की है गंगा लहरी, आपको याद रखना है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा राम रसायन, ये किसकी है, ये भी है पद्माकर जी की। दोनों ही रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है पद्माकर जी की। एक तो गंगा लहरी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके लिए, गंगा लहरी। उसके बाद दूसरा क्या है, राम रसायन। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों आप लोग याद रखें हमेशा। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अलंकार माला। तो अलंकार माला जो रचना है वो किसकी है, सुरति मिश्र की है, याद रखेंगे। उसके बाद श्रृंगार लता जो है वो रचना किसकी है, सुखदेव मिश्र, याद रखें श्रृंगार लता किसकी है, सुखदेव मिश्र। ऑप्शन यहाँ पे हमारा 2 सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं देखिए रतन बावनी। तो रतन बावनी जो रचना है वो किसकी है, ये रचना है केशव दास की, याद रखें केशव दास जी की है रतन बावनी। उसके बाद विज्ञान गीता किसकी रचना है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और उसका ऑप्शन 3 हो जाएगा केशव दास। तो रतन बावनी और विज्ञान गीता दोनों ही रचना किसकी हैं, ये दोनों रचना है केशव दास जी की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, याद रखें आप लोग जरूर। इसके अलावा जो केशव दास जी पर जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो देखिए इनकी और रचना कौन सी है, रसिक प्रिया आपको याद रखनी है, कवि प्रिया आपको याद रखनी है, रामचंद्रिका जो है वो याद रखनी है, किसकी है, वो है केशव दास जी की। देखिए रामचंद्रिका पूछा जाता है इसके संदर्भ में कि छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है, तो छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, रामचंद्रिका। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है केशव दास जी की सभी रचनाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है काव्य विवेक। देखिए काव्य विवेक जो रचना है वो किसकी है, वो है चिंतामणि त्रिपाठी की, याद रखेंगे। उसके बाद है युगल शतक, युगल शतक किसकी है, श्री भट्ट की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका जो है वो रचना किसकी है, वो है रसखान जी की। ऑप्शन यहाँ पर हमारा 3 सही हो रहा है। और राग गोविंद, देखिए राग गोविंद किसकी है, राग गोविंद है मीराबाई जी की, याद रखेंगे मीराबाई की है राग गोविंद। अगली रचना है हमारी गीत गोविंद का टीका। देखिए गीत गोविंद का जो टीका है वो किसकी रचना, वो है मीराबाई की, ये आपको याद रखेंगे। और मीराबाई की जो एक रचना और जो अभी परीक्षा में पूछी गई थी वो थी नरसिंह जी का मायरा, वो आप लोग जरूर याद रखें। नरसिंह जी का मायरा इंपोर्टेंट है आपके लिए, और इन दोनों रचनाओं को जो भी मैंने आपको बताई है मीराबाई जी की, वो भी आप लोग याद रखें। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है रामायण महानाटक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। प्राणचंद चौहान जी की जो ये रचना है, वो जब भी प्राणचंद चौहान से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि रामायण महानाटक ये रचना किसकी है, तो प्राणचंद चौहान की, याद रखें, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, तो इंपोर्टेंट है। उसके बाद है देखिए दोहावली। तो दोहावली जो रचना किसकी है, वो है तुलसीदास जी की। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने तुलसीदास जी को पूरा डिटेल में पढ़ा था, जो भी क्वेश्चन उनसे बन सकते थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, मैं इसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, साथ ही आप लोग आई बटन को भी चेक कर लें। कहीं भी आप लोग अगर चाहे आई बटन से चेक कर सकते हैं, चाहे आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, दोनों में आप लोगों का मैं दोनों जगह जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो तुलसीदास जी को आप लोग अलग से जो है जरूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखिए रामचरितमानस, तो ये किसकी है, तुलसीदास जी की है, आप लोग इनको अलग से देख लीजिएगा। सभी के सभी जितने भी संभव क्वेश्चन है इनके बारे में वो मैंने आप लोगों को वहां पर करा दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रेम रतन, तो ये किसकी है, फाजिल शाह, याद रखेंगे प्रेम रतन किसकी है, फाजिल शाह की है। और इंद्रावती, देखिए इंद्रावती किसकी है, नूर मोहम्मद की, याद रखेंगे। देखिए इंद्रावती जो है नूर मोहम्मद की रचना है। उसके बाद अगला आता है हमारा अनुराग बांसुरी, तो ये आप लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं आपको याद रखनी है। अनुराग बांसुरी किसकी है, नूर मोहम्मद, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और अनुराग बांसुरी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये याद रखना है जरूर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि मधुमालती जो रचना है वो किसकी है। देखिए मधुमालती है मंझन जी की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखें। मृगावती किसकी है, तो मृगावती है कुतुबन जी की, ये याद रखेंगे। मृगावती किसकी रचना है, तो वो है कुतुबन की। इसके बारे में एक फैक्ट आपको और याद रखना है, मृगावती को ये पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो ने किसे
सूफी काव्य का पहला ग्रंथ माना है किसे, पहली रचना माना है सूफी ग्रंथ का, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है किसे, मृगावती को, पहली रचना जो कुतुबन की रचना है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला है हमारा रस कलश। देखिए रस कलश जो है किसकी रचना है, वो है हरियों जी की, याद रखेंगे। उसके बाद आता है ग्रंथ साहिब। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो रचना किसकी है, वो है नानक, याद रखेंगे, नानक देव जी की है। बीजक जो रचना है वो किसकी है, देखिए बीजक है धर्मदास। ये धर्मदास जो है वो थे कबीरदास जी के शिष्य, तो उन्होंने जो है संकलन किया था कबीरदास जी की रचनाओं का, तो आपको याद रखना है बीजक नाम से किया था उन्होंने। तो देखिए हम लोगों ने कबीरदास जी को भी पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही आपको ऊपर आई बटन में भी उसके लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जो है चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं पृथ्वीराज रासो। देखिए पृथ्वीराज रासो को भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, क्योंकि इसको भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, और जितने भी रासो थे उनके बारे में हम लोगों ने एक बार देख लिया था उसी एक ही वीडियो में, तो वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं, तो चंद्रवरदाई जो है उन्होंने रचना की थी पृथ्वीराज रासो की। अगर बात करते हैं देखिए परमाल रासो की, तो परमाल रासो की जो रचना की थी वो की थी जगनिक ने, याद रखेंगे परमाल रासो। और इसे और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है आलखंड के नाम से, याद रखेंगे। आला और उदल की जो कहानी है वो है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग बीसल देव रासो की, तो बीसल देव रासो की जो रचना की थी वो की थी नरपति नाल ने, याद रखेंगे। बीसल देव रासो जो है किस प्रकार का रासो है, तो ये है एक वियोग काव्य, याद रखेंगे वियोग काव्य है इसके अंदर। और महापुराण जो है वो रचना किसकी है, ये है पुष्पदंत की। देखिए याद रखें आप लोग, महापुराण किसकी है, पुष्पदंत की रचना है। तो पुष्पदंत जी के बारे में मैंने एक अलग से जो है आपको वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़े से और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको अभी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो पहला जो यहाँ का क्वेश्चन बनेगा कि इनका जो उपनाम क्या है, अभिमान मेरु जो है इनका उपनाम है, और अपभ्रंश का व्यास जो है कहा जाता है किसे, पुष्पदंत जी को, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा अपभ्रंश का माघ, अपभ्रंश का भारवी, भवभूति और वाणभट्ट, इन नामों से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है पुष्पदंत जी को, ये आपको याद रखना है। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है हृदय कुमार चरयू, उसके बाद है जसहर चरयू, महापुराण, आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं, पुष्पदंत जी की हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। और ये सभी के सभी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है वीडियो में, तो आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है राजपथ से लोकपथ। देखिए राजपथ से लोकपथ पर ये आत्मकथा किसकी है, ये है विजय राजे सिंधिया, याद रखेंगे विजय राजे सिंधिया। ऑप्शन पे हमारा 2 सही हो रहा है, तो याद रखें इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है मृगनयनी। देखिए मृगनयनी रचना किसकी है, तो ये है वृंदावन लाल वर्मा जी की, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं प्रेम फुलवारी, तो प्रेम फुलवारी किसकी है, ये है भारतेंदु जी की, याद रखें भारतेंदु जी की रचनाओं को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को भारतेंदु जी की रचना पहले भी कराई हुई है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए उसके बाद चलते हैं मानस के हंस। तो मानस के हंस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, आपको याद रखनी है जरूर। और ये रचना किसकी, ये है अमृतलाल नागर की। इनकी ये रचना जो है कई बार एग्जाम से पूछी गई है, तो आप याद रखें मानस के हंस अमृतलाल नागर। उसके बाद राग दरबारी, तो राग दरबारी किसकी है, श्रीलाल शुक्ल की रचना। उसके बाद बात करते हैं लोग, देखिए ठुमरी कहानी जो है वो ठुमरी कहानी किसकी है, तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो रहा है। उसके बाद है जुलूस, जो उपन्यास है वो किसका है, तो जुलूस उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास। उसके बाद अगला चलते हैं हम लोग मैला आंचल। देखिए मैला आंचल जो है वो किसका उपन्यास है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु जी का। मोस्ट इंपोर्टेंट है मैला आंचल, आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, 90% लगभग हर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है मैला आंचल। देखिए ये पूछा जाता है इसके संबंध में क्वेश्चन और कि मैला आंचल जो है कहाँ से संबंधित है, तो ये है पूर्णिया गांव से संबंधित, आपको याद रखना है पूर्णिया गांव से संबंधित है मैला आंचल। अगला हमारा क्वेश्चन है भाषा और समाज। ये रचना किसकी है, तो ये रचना है रामविलास शर्मा की, याद रखें ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, भाषा और समाज रामविलास शर्मा। वाणभट्ट की आत्मकथा, देखिए वाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार जो है यहाँ पर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है वाणभट्ट की आत्मकथा। और इसके अलावा देखिए अनाम दास का पोथा, ये भी इनकी है, तो याद रखें आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम क्या भूलूं क्या याद करूं। देखिए
एग्जाम में जो है लगभग हर बार पूछी जाती है, क्या भूलूं कि याद करूं। ये जो है आत्मकथा किसकी है, तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। पूछ लिया जाता है क्या भूलूं क्या याद करूं जो है वो किस प्रकार की रचना है, तो आंसर क्या होगा उसका, आत्मकथा। ये क्वेश्चन भी इसके संबंध में पूछा जाता है। और आपको जो है बच्चन जी की अभी जो एग्जाम हुआ था पिछला, उसके अंदर पूछा गया था KVS में, ये जो बच्चन जी की क्या भूलूं क्या याद करूं जो आत्मकथा है वो कितने भागों में है, तो वो है 4 भागों में। आपको याद रखना है 4 भागों में है, और उन चारों भागों का आपको याद कर लेना है, चारों के चारों। चलिए आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है चारुमित्रा पूछा है। चारुमित्रा जो है वो किसकी रचना है, तो चारुमित्रा जो रचना है हमारी वो भी हमारी राम कुमार वर्मा जी की है। याद रखेंगे राम कुमार वर्मा जी की है चारुमित्रा भी। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अगली रचना है चित्रलेखा। देखिए चित्रलेखा जो रचना है वो किसकी है, तो ये है भगवती चरण वर्मा जी की। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास के नाम से आलोचना किसने लिखी है, तो ये लिखी है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है प्रतिज्ञा। देखिए प्रतिज्ञा जो है वो किसका उपन्यास है, देखिए प्रतिज्ञा है प्रेमचंद जी का उपन्यास। याद रखेंगे प्रतिज्ञा किसका उपन्यास है, प्रेमचंद जी का। तो यहाँ पर हम लोग जो है प्रेमचंद जी को अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, तो आप लोगों को इसी बीच में जो एग्जाम की हम लोग सीरीज चलाई है इसमें प्रेमचंद जी को पूरा डिटेल में करवाने वाला हूं मैं। जितने भी क्वेश्चन प्रेमचंद जी से बनते हैं वो एक वीडियो में आप लोगों को तो नहीं मिल पाएगा, प्रेमचंद जी को अलग से मुझे 4 से 5 वीडियो में जो है वो देनी पड़ेंगी। तो आप लोग जो है जितने भी क्वेश्चन वहां से बनेंगे आप लोगों को उसमें पता लग जाएगा। तो चलिए प्रेमचंद जी को भी हम लोग डिटेल में जो है यहाँ पे देखेंगे, तो आप लोग कम से कम जो है इनकी जो रचनाएं हैं सभी उपन्यास जो है इंपोर्टेंट उन सभी के बारे में जरूर जान लें। उसके बाद निर्मला किसका, देखिए निर्मला भी किसका है, प्रेमचंद जी के। तो हम लोग जो प्रेमचंद जी को पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए निर्मला जो है उपन्यास किसका है, प्रेमचंद जी का। किस बारे में है, कौन कौन से इसके पात्र हैं, वो सभी जो है हम डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कायाकल्प। तो कायाकल्प किसकी रचना है, ये उपन्यास भी किसका है, प्रेमचंद जी का। ये आपको याद रखना, ऑप्शन 4 हो गया। प्रभावती, प्रभावती किसकी रचना है, निराला जी की। अप्सरा, अप्सरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वीराज रासो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, चंद्रवरदाई का है। उसके बाद तुलसीदास और उनकी कविता। ठीक है, तुलसीदास और उनकी कविता, ये आलोचना किसकी है, ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही होता है। संपत्ति शास्त्र, देखिए संपत्ति शास्त्र के नाम से किसने लिखा है, तो ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा 2। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा आदर्श दंपत्ति। देखिए आदर्श दंपत्ति जो है वो किसकी है, वो आदर्श दंपत्ति है लज्जाराम मेहता। याद रखेंगे लज्जाराम मेहता की जो है आदर्श दंपत्ति। उसके बाद चंद्रकांता संतति देवकी नंदन खत्री। देखिए देवकी नंदन खत्री का जो है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस प्रकार के जो उपन्यास लिखते हैं, तो तिलिस्मी और अय्यारी जो है उपन्यास वो लिखते हैं देवकी नंदन खत्री। याद रखना है तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास कौन लिखता है, देवकी नंदन खत्री। अगली जो रचना है वो है नरेंद्र मोहिनी। तो ये रचना किसकी है, ये है देवकी नंदन खत्री जी की। याद रखेंगे आप लोग, इंपोर्टेंट है। उसके बाद अगला है वृद्धा विलाप। देखिए वृद्धा विलाप जो नाटक है वो किसका है, वो है बद्री नारायण प्रेमगन का। याद रखेंगे, ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सत्य हरिश्चंद्र। देखिए सत्य हरिश्चंद्र नाम से जो नाटक लिखा है वो किसने लिखा है, वो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। याद रखें भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, भारतेंदु जी। और उसके बाद आता है पुष्प वाटिका। देखिए ये किसकी है, पंडित वंशीधर की है पुष्प वाटिका। ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कर्पूरी मंजरी। देखिए कर्पूरी मंजरी नाटक जो है वो किसका है, ये है भारतेंदु जी का। तो इसको भी आप लोग याद रखें। परीक्षा गुरु, देखिए परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो किसका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है, लाला श्रीनिवास दास जी का है परीक्षा गुरु। और इम्पोर्टेंट क्यों है परीक्षा गुरु, क्योंकि ये जो है पहला उपन्यास माना जाता है। पहला मौलिक उपन्यास किसे मानते हैं, वो मानते हैं परीक्षा गुरु को, लाला श्रीनिवास दास जी के। तो ये आपको याद रखना है किसका है, लाला श्रीनिवास दास, इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन जो है हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर 3 सही होगा इसके लिए। उसके बाद है हमारा नासिकेतोपाख्यान। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है, रचना है नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वो किसकी है, ये है सदल मिश्र की। याद रखेंगे जब भी सदल मिश्र जी की कोई रचना आती है तो ज्यादातर जो है 90% चांस होता है कि यही रचना पूछी जाए, नासिकेतोपाख्यान। उसके बाद अगला है हमारा प्रेम सागर। प्रेम सागर रचना किसकी है, लल्लू लाल जी की है प्रेम सागर। तो याद रखेंगे लल्लू लाल जी की। वैसे तो हम लोगों ने और भी रचनाएं की हुई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं।
तो प्रेम सागर रचना किसकी है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनकी भी लगभग जो है 80 से 90% चांस होता है लल्लू लाल जी की अगर कोई रचना पूछी जाए तो वो यही हो, प्रेम सागर। तो याद रखें आप लोग, प्रेम सागर इंपोर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और आपके काम की वीडियो थी, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।